बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम हम लोग मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे। तो चलते हैं अपने मेजरमेंट्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि मेजरमेंट्स में हमारे पास क्या क्या रह गया है। तो आज हम देख लेते हैं लीस्ट काउंट और डिफरेंट टाइप्स के एरर्स और फिर उनको करेक्ट करने के तरीके। उसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि हम लोग ने एग्जैक्ट नंबर्स पढ़ने हैं और फिर इनके हम कुछ रूल्स देख लेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होती है। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी डायमेंशंस यूज़ करते हैं। अब यूनिट और डायमेंशन में क्या फ़र्क है। यूनिट जो होते हैं वो आपके पास छोटे और बड़े हो सकते हैं। जैसे एक मीटर यूनिट है तो वो आपके पास मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन आपके पास जो डायमेंशन है वो लेंथ की कभी चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल, और फिर आप देख सकते हैं मैस की डायमेंशन है कैपिटल एम। इसी तरह टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। टेम्परेचर की डायमेंशन है कैपिटल के। के स्टैंड्स फॉर केल्विन। इसी तरह करंट की डायमेंशन है एम्पेयर। ए स्टैंड्स फॉर एम्पेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी डायमेंशन है एन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन है जे। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। उन क्वांटिटीज़ के 7 डायमेंशंस हम लोगों ने पढ़ लिए। आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। द पावर ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ derived क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। अब वो क्या कह रहा है, उसके कहने का मकसद है कि जो फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है, जब उसको डराइव करते हैं तो वो उसकी आगे जाके डायमेंशंस में हेल्प करती है। अब हमारे पास डायमेंशंस के क्या क्या यूजेस हैं। डायमेंशंस की मदद से हम यूनिट्स की कन्वर्जन कर सकते हैं और कोई फार्मूला डराइव कर सकते हैं। अब लीस्ट काउंट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स का। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured बाय द measuring इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन। अब सिंपल अल्फाज में मैं आपको अगर समझाऊं तो जो लीस्ट काउंट होता है वो बेसिकली किसी इंस्ट्रूमेंट का वो छोटे से छोटी उसकी एबिलिटी होती है कि वो कितनी प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो स्टॉप वॉच है, आगे चल के इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब रूलर स्केल जो है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर का क्या मतलब है। 1 मिलीमीटर का मतलब है कि मिनिमम इसकी जो मेजरमेंट हैं एक्यूरेट वो 1 मिलीमीटर तक हो सकती हैं। अब जो रूलर स्केल है वो आपका मिनिमम जो करेक्ट मेजरमेंट दे सकता है वो 1 मिलीमीटर की दे सकता है। इसी तरह वर्नियर कैलिपर जो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है वो 0.1 मिलीमीटर तक दे सकता है। इसके बाद स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज जो आपके पास है वो मिनिमम जो एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है वो देख सकता है आपके पास 0.01 मिलीमीटर तक। फिर आ जाता है आपके पास स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जो आपके पास मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट्स दे सकता है वो है 0.001 मिलीमीटर। अब स्फेरोमीटर का नाम आपने अमूमन पहली दफ़ा सुना होगा। स्फेरोमीटर बेसिकली आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज़ होता है। आगे आ जाता है वेइंग स्केल। इसका लीस्ट काउंट होता है आपके पास 1 kg। अब जो आपके पास राइट साइड पे वेइंग स्केल है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 ग्राम तक है। सिमिलरली रिस्ट वॉच जो होती है आपके पास उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है, और जो स्टॉप वॉच होती है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड होता है। अब हम चलते हैं हमारे पास कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या है मेजरमेंट्स में। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट
टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि कोई फिजिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी क्वांटिटी को मेजर करते हुए ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू किस हद तक दे सकता है, वो उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। ट्रू वैल्यू ऑफ अ मैस इज़ 25.67। अब उसकी ये ट्रू वैल्यू है। अब जो कि स्टूडेंट ए ने मेजर किया वो थी 25.61 kg। अब जो स्टूडेंट बी ने मेजर किया वो थी 25.65 kg। अब आप देख सकते हैं कि द मेजरमेंट बाय स्टूडेंट बी इज़ मोर एक्यूरेट। क्यों मोर एक्यूरेट है? क्योंकि वो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। वो 67 है पॉइंट और ये 0.65 है, तो इसलिए बी की जो आपके पास मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर की जाएंगी। अब आता है प्रिसीजन। इसी के साथ में क्या चीज़ होती है? इट रेफर्स टू द लिमिट टू विच अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। प्रिसीजन से मुराद ये है कि किस लिमिट तक आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइम मेजर्ड बाय स्टूडेंट ए 3.6 सेकेंड, टाइम मेजर्ड बाय स्टूडेंट बी 3.69 सेकेंड। सिमिलरली, टाइम मेजर्ड बाय स्टूडेंट सी 3.695 सेकेंड। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट एक्यूरेट है वो स्टूडेंट सी की रीडिंग है। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से तक हमें रीडिंग दे रहा है। स्टूडेंट बी 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक हमें रीडिंग दे रहा है। स्टूडेंट ए 1 सेकंड के 10th पार्ट तक हमें रीडिंग दे रहा है। तो जो सबसे एक्यूरेट हुआ वो स्टूडेंट सी की रीडिंग हुई। आगे चलते हैं, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? रिलायबल डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अभी हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं कि रिलायबल डिजिट्स कौन से होते हैं और अनसर्टेन डिजिट्स कौन से होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं विच आर डायरेक्टली obtained फ्रॉम अ पार्टिकुलर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कहता है कि जब इसको स्पेसिफिक मेजरमेंट से हासिल करते हैं तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट बैलेंस है आपका लेफ़्ट साइड पे, मैस इसमें 6.11 ग्राम है। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अभी हम आगे जाके डिटेल देखेंगे कि क्यों इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसमें आपके पास स्पीड जो है वो 67 किलोमीटर पर आवर दिखाई है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट है फिगर हैं वो आपके पास 2 हैं। सिमिलरली उसने आपको रिस्ट वॉच और आपको मेजरिंग रूल की सिग्निफिकेंट फिगर बताए हैं। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के रूल कौन कौन से हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो पहला रूल इसका ये है कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहता है नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 16, इसमें 2 नॉन डिजिट ज़ीरो हैं, तो ये दोनों क्या हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो जो तादाद है वो 2 है। इसी तरह 35.6, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो 3 है क्योंकि 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। सिमिलरली 6438, इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो 4 हैं, लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं इसमें वो 4 हैं आपके। रूल नंबर 2 क्या है? ज़ीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जो नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाते हैं जैसे 2 और 5, इनके दरमियान क्या है? आपकी ज़ीरो है। तो 2 और 5 के दरमियान आपकी ज़ीरो है, तो इसमें ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद आपके पास आते हैं 3008, इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। 4 क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये इसके दरमियान 2 ज़ीरो हैं और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है
कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरो होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिमिलरली एग्जांपल 3 में देखें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये आपके पास दरमियान में पॉइंट है या नहीं है। सो रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास? टर्मिनल ज़ीरोज़ इन अ नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट अनलेस स्पेसिफाइड बाय अ लीस्ट काउंट। वो कहते हैं जो एंड पे ज़ीरोज़ होंगी, जिस तरह 400 लिखा हुआ है, तो ये दो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका लीस्ट काउंट क्या है। अब ये थोड़ी डिटेल है, तो ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि क्या इसकी डिटेल है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको यहाँ पे कह देता कि 400 kg, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो फिर आपके ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट थे। इसी तरह उसने ये नहीं कहा कि केजी यूनिट उसने नहीं साथ लिखा, इसलिए अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 4 है। सिमिलरली यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 हैं। रूल नंबर 4, टर्मिनल ज़ीरोज़ दैट आर आल्सो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब वो ये कहता है कि अगर दरमियान में पॉइंट लग जाता है और फिर ज़ीरोज़ आपकी राइट पे हैं, जैसे कि 64.00, अब पॉइंट के राइट साइड पे दो ज़ीरोज़ आ रही हैं और यहाँ पे देखें तो 3.60 में एक ज़ीरो राइट साइड पे आ रही है। यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि इस ज़ीरो का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होती है। लिहाजा नंबर 1 साइड पे आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 5 में आपके पास 3 में आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस वाले डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। रूल नंबर 5 ही देख लेते हैं। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, ऑल ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। वो कहता है कि अगर आपके पास ज़ीरो जो है, वो नंबर जो है वो लेस देन 1 है, जैसे कि ये देखें 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो यहाँ पे सेकंड देखें तो 0.0850, थर्ड देखें 0.000250। अब आप फर्स्ट डिजिट देखें तो इसमें आपके पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो 2 हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल नंबर है ये आपका 1 से लेस है, तो इसलिए इसके जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ हैं, बेशक वो पॉइंट के राइट साइड पे हैं, लेकिन इन डिजिट्स के जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड केस। रूल नंबर 6, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूज़ पावर ऑफ 10 टू अवॉइड कन्फ्यूजन। वो कहते हैं कि जब आप यूनिट्स की कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको पावर ऑफ 10 यूज़ करनी है। किस तरह? 2.700 मीटर। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आपके पास 4 हैं। सिमिलरली 2.700 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो अगेन 4 हैं। क्यों 4 हैं? क्योंकि उसने पावर में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली द थर्ड केस। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स क्या होते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स आर आइदर डिफाइंड नंबर्स आर द रिजल्ट ऑफ अ काउंट। वो कहते हैं एग्जैक्ट नंबर या तो एग्जैक्टली डिफाइंड होंगे या किसी काउंटिंग का रिजल्ट होंगे हमारे पास। सो दे हैव इनफाइनेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज दे आर रिलायबल। अब किस तरह? लेट्स सपोज 1 डज़न। अब 1 डज़न हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर है कि जब हम एक दर्जन की बात करेंगे तो हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो आपके पास ऑरेंज हो, चाहे वो आपके पास बनानाज हों, या आप किसी और चीज़ की काउंटिंग कर रहे हों। सिमिलरली जब वो आपको 1 आवर कहेगा तो इसका मतलब है 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स आपके किसी भी तरह से हो सकते हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट्स के लिए। सिमिलरली 1 इंच जब कहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि
कि 2.54 सेंटीमीटर की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। सिमिलरली वो कहते हैं अगर आप काउंटिंग में आ जाते हैं तो काउंटिंग में 45 स्टूडेंट्स, तो 45 इज़ एन एग्जैक्ट नंबर। सिमिलरली 5 एप्पल्स, सो 5 इज़ एन एग्जैक्ट नंबर। 6 फेसेस ऑफ क्यूब, तो क्यूब की 6 साइडें होती हैं, तो ये हर किसी को पता है। तो जो चीज़ एक पेट होगी, आप एक डिफाइंड होगी कम्प्लीटली, दैट आर कॉल्ड द एग्जैक्ट नंबर्स। अब रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमने डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करना है। अब लेट्स सपोज रूल नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। किस तरह? वो कहता है अगर आपने जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं उससे अगला डिजिट वो लेस देन 5 है, तो आप क्या करेंगे, उसको अनचेंज रखेंगे। किस तरह? लेट्स सपोज 64.62। अब देखें आपने 2 को ओमिट करना है। अब 2 चूंकि लेस देन 5 है, इसलिए 6 जो है यहाँ पे वो 6 ही रहेगा, 6 7 नहीं बनेगा, ये अनचेंज होगा। इसके जो लेफ्ट पे जो नंबर होगा वो अनचेंज होगा। तो ये 2 नंबर है, 2 के लेफ्ट पे जो नंबर है 6, ये अनचेंज रहेगा। क्यों अनचेंज रहेगा? क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे जो 2 है वो लेस देन 5 है। सिमिलरली 3.651 ये जो है इसमें आपके पास 3.65 ऐसे आ गया। क्यों आया? क्योंकि 1 को यहाँ पे इन्होंने ओमिट किया, और जब हम 1 को ओमिट करेंगे तो आपके पास 1 चूँकि लेस देन 5 है, इसलिए यहाँ पे ये 5 अगेन 1 डिजिट रेज नहीं होगा, बल्कि ये 5 ही रहेगा। सिमिलरली 3.46.3, तो यहाँ पे 0.3 जो है, 3 चूँकि लेस देन 5 है, लिहाजा अगला डिजिट 6 नहीं रेज होगा, बल्कि वो 6 ही रहेगा। रूल नंबर 2, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1। वही बात कर रहा है कि अगर डिजिट अब मोर देन 5 होता है, लेट्स सपोज ये 9, ये देख लेते हैं डिजिट 3.479, तो ये जो डिजिट है ये 3.48 कैसे बन गया? अब आप देखें जब 9 को हम ड्रॉप करेंगे तो ये जो 7 है वो एक पावर बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है ये ग्रेटर देन 5 है। इट मीन कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो अगला डिजिट 1 एक रेज हो जाता है। सिमिलरली 93.46 अगला डिजिट एक रेज हो गया, वो कितना हो गया, 5 हो गया 93 क्यों? क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप in is 5 followed by the other digit, then the preceding digit is raised by 1। अब ये किस तरह है हमारे पास? वो कहता है कि अगर आपके पास पहला डिजिट 5 है, अगला डिजिट क्या हमने उसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज 62.354, तो यहाँ पे 4 तो वैसे मिट हो गया ये वाला, क्योंकि ये लेस देन 5 है। अब ये जो 5 है ये जब मिट होगा तो अगला 3 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट है ये हमारे पास ऑड है, अगर ये इवन होता तो ये रेज ना होता। याद रखिए 5 से लेफ्ट वाला डिजिट अगर ऑड है तो वो एक बढ़ जाएगा, अगर इवन है तो वो नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे देख लें 9.6552, यहाँ 2 तो वैसे चला गया क्योंकि लेस देन 5 है। अब ये जो पहला 5 ओमिट होगा तो वो 6 बन जाएगा, अगला 5 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो 9.66। अब ये 6 क्यों बना? क्योंकि 5 जो है वो ऑड है, ये वाला 5। अब वो यही आपने समझना है। अगेन इस स्लाइड को मैं रिपीट कर देता हूँ कि 5 का अगर केस आ जाए तो आपने ये देखना है कि 5 के लेफ्ट साइड पे डिजिट अगर ऑड है तो वो एक डिजिट बढ़ जाएगा, अगर वो इवन है तो एक डिजिट नहीं बढ़ेगा। केस नंबर 4, वो कहता है अगर आपके पास इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0 और नथिंग, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। वो कहते हैं कि अगर आपका डिजिट
फाइव जो है वो पीछे उसके ज़ीरो आ रही है या कुछ भी नहीं है, तो अगला डिजिट वन बढ़ जाएगा। किस तरह, यहाँ पे देखें 53.350 है, तो ये जो ज़ीरो है ये फाइव से पहले आ रही है, तो अगला डिजिट ये जो होगा ये फोर हो जाएगा, थ्री। सिमिलरली इस फाइव से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये जो फाइव है अगले को सिक्स कर देगा। उसने कहा है अगर फाइव से पहले या तो ज़ीरो आ रही हो या कोई भी डिजिट ना हो तो फाइव एक बढ़ जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सिमिलरली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। अब एडिशन में क्या है, एडिशन में उसने कहा है कि डिफरेंट डिजिट्स को उसने ऐड किए और उसने सिंपली यहाँ पे उसको राउंड ऑफ कर दिया है। 707.384 है, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर सिंपली अमिट हो जाएगा क्योंकि लेस देन फाइव है, एट ऐसे ही रहेगा। अब एट जो है चूंकि ग्रेटर देन फाइव है, तो एट जब अमिट होगा तो अगला फोर हो जाएगा। सिमिलरली उसने सब्ट्रैक्शन में नीचे आपको ये केस दिखाया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख सकते हैं सिमिलर वही रूल उसने फॉलो किए हुए और डिवीजन में भी वही रूल उसने फॉलो किया हुआ है। अब हमारे पास एरर्स देख लेते हैं कि मेजरमेंट्स में कौन कौन से एरर्स होते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन द एरर होता क्या है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अ मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर। अब एक्चुअल वैल्यू और जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम बेसिकली कहेंगे कि ये हमारी एरर है मेजरमेंट में। अब एरर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, या तो सिस्टम का एरर हो सकता है, या ग्रॉस एरर ओवरऑल एरर हो सकता है, या रैंडमली एरर आ सकता है कि एक मेजरमेंट में और एरर आ रहा है दूसरे में डिफरेंट आ रहा है, तो इस तरह के हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज सिस्टमैटिक एरर है। दीज एरर आर अराइज ड्यू टू द फ्लॉज इन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम। सिस्टम में फ्लॉ होने की वजह से आपका ये एरर आते हैं। द सिस्टम इन्वॉल्व ऑब्जर्वर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द इन्वायरमेंट। अब सिस्टम क्या करता है, ऑब्जर्वर को इन्वॉल्व करता है और साथ में उसका इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है। तो जो सिस्टम की एरर्स हैं उसमें आपका ऑब्जर्वर भी आ जाता है और उसमें आपका जो फ्लाज हैं वो आपके इन्वायरमेंट की वजह से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेटली मेजर करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जब उसी इंस्ट्रूमेंट को आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्ले करवाओगे तो वो क्या होगा, उसमें फ्लाज आएंगे। क्यों फ्लाज आएंगे, क्योंकि अब उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो गई। सिमिलरली दीज एरर आर इमिलेटेड बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ द एरर। जब हमें इस एरर को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हमें सोर्स पता चल जाए कि ये किस वजह से हैं, कि ये इन्वायरमेंट की वजह से आ रही हैं या कोई ऑब्जर्वर की वजह से आ रही हैं या सिस्टम खुद इनएक्यूरेट हो गया है। अब वो टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर जो है वो तीन तरह की हो सकती हैं। पर्सनल एरर भी आ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर भी आ सकते हैं और इन्वायरमेंटल एरर भी आ सकते हैं। तो पर्सनल एरर क्या होता है, वो पर्सनल एरर ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक रूलर दिखाया हुआ है आपको कि एक पर्सन जो ऑब्जर्व करता है, ये दरमियान में उसने रीडिंग दिखाई है, वो कहता है कि जब वो साइड से ऑब्जर्व करेगा तो एक कहेगा ये 4.7 है, जब वो उस उल्टी साइड से ऑब्जर्व करेगा तो वो कहेगा 4.9 है। सिमिलरली एक्यूरेट क्या होगा, जो बिल्कुल दरमियान से देगा वो क्या होगा, 4.8। तो इस तरह के आपके पास पर्सन मीन कि पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करने वाला पर्सन जो है वो गलत तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है कि ज़ीरो पे सुई होने के बजाय आपकी जो गेज है वो ज़ीरो से आगे निकल गई है, तो ये एरर क्या है, ये पॉजिटिव है। और अगर ज़ीरो से बियॉन्ड पीछे चली जाती है मनफी वाली साइड पे, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा। आगे इन्वायरमेंटल एरर आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल एरर काज होते हैं हमारे पास टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, मे भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो पड़ा हुआ है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आ जाए, या मे भी उसका प्रेशर वेरी कर जाए। तो हम कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबॉर्ट्री कांस्टेंट बाय मेकिंग सम अरेंजमेंट्स। तो आपने अपनी लेबॉर्ट्री की ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी और अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ताकि आपके मेजरमेंट्स एक्यूरेट आएँ। सेकेंडली क्या कर सकते हैं आप कि आपने इंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक और द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द इंस्ट्रूमेंट। अब आपने ऐसा नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मेजरमेंट्स लेते हुए उसके इर्द गिर्द इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड हो कि वो इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट करे और वो रीडिंग भी एक्यूरेट ना दे।
अब जिस तरह हमारे पास एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स होते हैं जो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखना या इस तरह की चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे आते हैं ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर, दीज एरर आर caused by mistake in using instrument, recording data and calculation। अब ये चूंकि ओवरऑल एरर होती हैं तो ये तीन तरह की वजह से हो सकती हैं। या तो इंस्ट्रूमेंट की गलत हो सकता है, या जो आप पीछे डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में आप गलती कर रहे हैं, या आप जो एरर रिजल्ट्स कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी कैलकुलेशंस क्या हैं वो एक्यूरेट नहीं हैं। तो इन तीन वजह से आपके पास जो एरर्स हैं वो क्रॉस एरर्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, a person may read a pressure gauge indicating 1.01 पास्कल as 1.10 पास्कल। अब जो पर्सन है उसको जो इंडिकेटिंग प्रेशर है वो 1.01 है, और वो उसको एक्यूरेट लिखते हुए वो गलत कर देता है कि वो क्या कर देता है 1.10 कर देता है। मतलब जीरो की मिसप्लेसमेंट से आपके पास एरर क्या क्रिएट हो सकती है। सेकेंडली, बाय मिस्टेक अ पर्सन मेक यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक स्केल हैविंग पुअर सेंसिटिविटी। अब समटाइम पॉसिबल है कि बंदा जो आपके पास रीडिंग ले रहा है वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो ही प्रॉपर नहीं है, वो यूजलेस मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, वो केयर नहीं कर रहा उस बारे में कि इंस्ट्रूमेंट्स आपका किस हद तक ठीक है। तो एरर आपकी तब भी अकर हो सकती है, ग्रॉस एरर। थर्डली, आपके पास लास्ट एरर आ जाता है रैंडम एरर। दीज एरर आर ड्यू टू द अननोन काजेज। अब ये जो चूंकि रैंडम है इसके हमें काज नहीं पता होते कि ये बेसिकली हो क्यों रही है, कि मेन रीज़न इनके बिहाइंड कौन सा है। ड्यू टू अननोन केसेस दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब इनका जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो फ्लॉ है आपके पास, वो ये है कि चूंकि इसका रीज़न हमें नहीं पता होता इसीलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पीछे आपको पता था कि या तो इन्वायरमेंटल की वजह से एरर आ रहा था, या आपके पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा था, या आपके पास पर्सन की वजह से एरर आ रहा था। तो वहाँ तीनों को आप एलिमिनेट कर सकते थे। या तो अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक कर लेनी थी, या अपने पर्सन एक्यूरेट रीडिंग मेजर करने के लिए लगा देना था, या आप अपना इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट यूज़ कर सकते थे। लेकिन चूंकि रैंडम एरर का हमें पता ही नहीं है, बेतरतीब ही है ये, तो इसको हम इतनी आसानी से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इनके कॉज का ही नहीं पता होता। थर्डली आ जाता है दे कैन ओनली बी रिड्यूस्ड एंड द एरर कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। इसको हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन यूज करके रिमूव कर सकते हैं। अब वो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं कि आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ लें, उनका एवरेज ले लें। सेकेंडली क्या है कि आप एवरेज का हर वैल्यू से डिफरेंट लें और फिर उसका एवरेज लें अगेन। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं जो कि आप इस एरर को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सारी एरर्स को मैंने और सारे लीस्ट काउंट्स को और डिफरेंट रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।